YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि इस चैनल में सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के बारे में हम बहुत ही सटीक जानकारी प्रस्तुत करते हैं और इन्हीं सटीक जानकारियों के लिए हमने एक क्लास शुरू की थी, अजब गजब क्लास। अजब गजब क्लास का लेक्चर नंबर 8वां आज हम शुरू कर रहे हैं और इस क्लास में आज हम निर्वाचन के संबंध में चर्चा करेंगे। वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्शन, निर्वाचन के संबंध में। देखिए, भारतीय संविधान में निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में किया गया है और भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 का के अंतर्गत किया गया है। आईएएस में या प्रांतीय सिविल सर्विसेज में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन का प्रावधान किस भाग में है, तो आपको याद रखना है वह है भाग 15। अगर ये पूछा जाए कि भाग 15 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की स्थितियां हैं, तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 का तक प्रावधान इसमें से है। अब बात आती है कि निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में है, लेकिन निर्वाचन को संचालित करने के लिए, इसे परिणति प्राप्त कराने के लिए, निर्वाचन कार्य करने के लिए कोई एक संस्था या संगठन या आयोग होना चाहिए। तो चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होगी। ऐसी बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो देखिए यहां पर आपका अनुच्छेद 324 है। इसमें क्या कहा गया है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी अनुच्छेद 324 में यह कहा गया कि निर्वाचन आयोग ही अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य करेगा। इसका मतलब एक निर्वाचन आयोग होगा और वह निर्वाचन से संबंधित इन गतिविधियों को संचालित करेगा। ऐसी बात अनुच्छेद 324 में कही गई। यानी निर्वाचन आयोग की बात 324 अनुच्छेद में है। अब हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 326 में क्या बात कही गई। तो अनुच्छेद 326 में कही गई है बात कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। यानी 326 में कहा गया कि लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो, वहां पर अगर इनके निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका मतलब निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, एडल्ट सिचुएशन में होगा। ऐसी बात किस अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद 326। प्रश्न यह पूछा जाता है कि मताधिकार वयस्क लोगों को मिला है या वयस्क मताधिकार के आधार पर ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन होते हैं। ऐसी बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है, तो अनुच्छेद 326 में। अगर इन तथ्यों को आप तैयार रखेंगे तो आप समझिए आप सिविल सर्वेंट होंगे, आप आईएएस ऑफिसर होंगे और जब आईएएस ऑफिसर होंगे तो आपकी दुनिया बदली होगी। आप अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने समाज, सबकी सेवा के लिए आपको अधिकार मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे और तब आपको लगेगा कि प्रभु ने जो मुझे जीवन दिया तो वास्तव में जीवन अब सफल है, अब मैं लोगों की सेवाएं कर सकता हूं। आप लोगों की सेवा करने के लिए, प्रभु की इच्छा को आप व्यवहार में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए। आप इन तथ्यों को तैयार करें। अब हम लेते हैं अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 में क्या प्रावधान है?
चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। मान लिया कि चुनाव आयोग अगर सीटों का परिसीमन करता है, यानी विधानसभा या लोकसभा की सीटों के एरिया को बढ़ाता है, ये घटाता है, इसे हम परिसीमन कहेंगे। तो अगर निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है तो परिसीमन संबंधी या अन्य गतिविधियां वह निर्वाचन से संबंधित जब संपादित करेगा, तो ऐसे निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में न्यायालय हस्तक्षेप न करें। अगर न्यायालय करेंगे तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता पूर्वक देश में निर्वाचन नहीं करा पाएगा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि विलंब हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग और न्यायालय के बीच में आपस में एक विरोधात्मक स्थिति आ जाए। तो विरोधात्मक स्थिति ना हो, विलंब ना हो, और निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता पूर्वक, स्वायत्तता पूर्वक वह भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाए और एक अच्छी सरकार बनाने में योगदान करे। शायद इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अनुच्छेद 329 में यह कहा गया कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों का हस्तक्षेप न रहे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग के कृत्यों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसी बात किस अनुच्छेद में कही गई, तो अनुच्छेद 329 है, 329। अब आया भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया, तो वह 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। यानी हमारा संविधान पूरा जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उसी के एक दिन पहले निर्वाचन आयोग आ गया था। इसका मतलब यह कि जिस दिन पूरा संविधान लागू होता है तो निर्वाचन आयोग उसी दिन से अपना पूरा कार्य शुरू कर देता है। तो 26 जनवरी की एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग गठित कर दिया गया था। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, परिसीमन आयोग। जैसा मैंने बताया कि विधानसभा या राज्य या फिर लोकसभा के सीटों के एरिया घटाने बढ़ाने आदि के मामले वह परिसीमन काम कहा जाता है। तो निर्वाचन आयोग एक आयोग बैठा करके जिसे परिसीमन आयोग कहेंगे, और उसके आधार पर यह डिसाइड करता है कि सीटों के एरिया कम ज्यादा कहां पर किए जाएं आवश्यकता अनुसार। तो उसके लिए एक बना हुआ है परिसीमन आयोग अधिनियम। तो इस पॉइंट पर यह चर्चा हम कर सकते हैं कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार, अब 1952 के अनुसार जो परिसीमन आयोग है उसमें क्या कहा गया, तो इसके अनुसार 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम में कहा गया है कि हमारे भारत देश में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। हालांकि कोविड के कारण यह जनगणना जो 2021 में होनी थी वो विलंब हो गई है, लेकिन हमारी 10 वर्ष में ही जनगणना होती थी। तो हमारे संविधान के में ये प्रावधान है और इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 10 साल में जनगणना हुई, तो इस जनगणना से संख्या यानी पॉपुलेशन में काफी कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो उस पॉपुलेशन के आधार पर निर्वाचन आयोग पुनः परिसीमन कर सकता है। तो 52 में कहा गया कि 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। यानी सामान्यतः हम कह सकते हैं कि परिसीमन का कार्य 10 वर्ष बाद किया जाएगा, ऐसा नहीं कि हर 2 साल या 5 साल में किया जाए। यह आपको ध्यान देना है। और 10 वर्ष क्यों यह रखा गया कि अगर परिसीमन इस वर्ष हुआ तो 10 वर्ष बाद ही होगा, क्योंकि 10 वर्ष में ही पॉपुलेशन में डिफरेंस होगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद ही हमारे यहां जनगणना का काम होता है। अगला पॉइंट, मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली अमिट स्याही। अमिट स्याही
जब मतदाता चुनाव में अपना मतदान देने जाता है तो उस समय मतदान दल उसकी उंगली में, तर्जनी में या अन्य उंगली में आवश्यकता अनुसार एक इंक लगाता है। वह जब इंक लगाएगा तो ऐसे इंक लगाएगा, काली रंग वाली इंक है, तो ये इंक फिर जल्दी छूटती नहीं है और वह लग जाती है। तो इससे यह साबित होता है कि वह कुछ देर बाद या अगले मतदान केंद्र में जाकर के वह दोबारा मतदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतदान दल उसकी स्याही को देख लेगा। तो एक व्यक्ति 2 बार या 3 बार या 4 बार मतदान ना करे, फर्जी मतदान ना हो, इसे रोकने के लिए एक अमिट स्याही का प्रावधान है लगाने का, और अब भी लगाई जाती है। तो अमिट स्याही किस चीज की होती है, उसमें कौन सा तत्व होता है? तो ध्यान दीजिए कि मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली अमिट स्याही सिल्वर नाइट्रेट होती है। यानी वह अमिट स्याही में कौन सा तत्व होता है? सिल्वर नाइट्रेट। अब आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक तत्व होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। इसे याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने यहां पर अजब गजब की क्लास में यहां जो ये चैप्टर हमारा निर्वाचन से जुड़ा है, तो इसमें से उन्हीं चीजों को देने का प्रयास किया है जो कि परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट होती है। अब आगे देखें, सिल्वर नाइट्रेट त्वचा, चूंकि ये त्वचा में लगती है, त्वचा में हमारे नमक भी होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट त्वचा के नमक से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करती है। और यही जो सिल्वर नाइट्रेट है तो हमारी त्वचा के नमक से अभिक्रिया करेगी, यानी रिएक्शन करेगी। तो जब सिल्वर नाइट्रेट हमारे लगा, यानी स्याही के माध्यम से, और सिल्वर नाइट्रेट हमारे नमक से मिलेगा और मिलकर अभिक्रिया करेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट और नमक दोनों मिल करके क्या बनेंगे? सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होगा। तो अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट नमक से मिलकर के किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो सिल्वर क्लोराइड के रूप में यह परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अलग से बाद में एक व्यवस्था की हो, संविधान में उल्लेख ना हो, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। सरकार नियमों के माध्यम से, यानी संसद नियमों के माध्यम से उसे एक नई संस्था बना देती है और उसका हो सकता है संविधान में उल्लेख ना हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको संपादित करने के लिए संसद में ही प्रावधान कर दिया गया है। क्योंकि देश में अच्छे लोकतंत्र को, सफल लोकतंत्र को लागू करने के लिए आवश्यक ही है कि चुनाव सही सलामत कराए जाएं। तो चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग चाहिए, तो निर्वाचन आयोग को संविधान में ही लिख दिया गया है। यानी निर्वाचन आयोग जैसी व्यवस्था या प्रावधान संविधान में है, इसका मतलब निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में, अर्थात ये संवैधानिक व्यवस्था है, यानी संविधान में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका मतलब निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये आप समझ लीजिए कि संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह सिर्फ एक रेगुलेटरी या फिर एक लीगल अथॉरिटी नहीं है, अपितु ये संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। और ध्यान दें, इस निर्वाचन आयोग को न्यायालय की शक्तियां, न्यायालय यानी सिविल, आपराधिक नहीं है, सिविल, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां भी हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। आप ये समझिए कि सिर्फ न्यायालय यानी जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या उन्हीं को केवल न्यायालय की शक्तियां हैं? वो तो है ही न्यायालय, लेकिन कुछ ऐसी एजेंसी हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें
सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं वह इसलिए कि वह अपने से जुड़े हुए विवादों का निपटारा कर सके। तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है और उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में हुए 5वें आम चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी। यानी राजनीतिक दल नियमानुसार काम करें, किसी भी तरह के खरीद फरोख्त न हो, मतदाताओं को लुभाने का कार्य न हो, यानी निर्वाचन कार्य सही ढंग से हो जाए, तो उसके लिए राजनीतिक दलों को नियम बनाए गए और उसी नियम को हम कहते हैं आचार संहिता। जो आचार संहिता है तो पहली बार राजनीतिक दलों के लिए कब अस्तित्व में आई? तो 1971 में अस्तित्व में आती है आचार संहिता। उसके पहले सामान्य नियमों से काम चलता था, लेकिन 1971 में एक पुस्तक बन गई और उसमें से लिखा गया कि राजनीतिक दल किस प्रकार से काम करेंगे, चुनाव के दौरान क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसके लिए जो एक पुस्तिका बनी उसे कहते हैं आचार संहिता। लेकिन 1971 के पहले सामान्य नियमों के अनुसार काम होता था। तो 1971 में ही राजनीतिक दलों के लिए सबसे पहले आचार संहिता अस्तित्व में आती है और 1971 में 5वां आम चुनाव था। यह एक जनरल इलेक्शन था, उस समय यह व्यवस्था आई। अब आप ये देखें कि कुछ समितियां बनाई गई और उन समितियां इसलिए बनाई गई थी कि चुनाव में सुधार क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए समितियां बनाई गई। तो आपका क्वेश्चन पूछ लेता है चुनाव सुधार से संबंधित समितियां कौन सी हैं? तो यहां पर देखें, दिनेश गोस्वामी समिति व इंद्रजीत गुप्ता समिति, दो समितियां यहां पर हो गई। दिनेश गोस्वामी समिति व इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। यानी ये जो दो समितियां हैं, इन दोनों समितियों का संबंध चुनाव सुधार से है। आज ही याद कर लीजिए कि दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से जुड़ी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी चुनाव सुधार से जुड़ी है। न्यू पॉइंट, नेक्स्ट, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी पूरे देश का मतदाता दिवस, अर्थात मतदाताओं को जागृत करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं हकीकत क्या है, लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए साल में एक दिन निर्धारित है 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब चूंकि पूरे निर्वाचन आयोग को संचालित करने के लिए एक मुखिया होता है जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। तो पहली बार यानी जब निर्वाचन आयोग है तो सबसे पहले नंबर पर कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, यह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताएं, तो सुकुमार सेन थे। वे 21 मार्च 1950 से 29 दिसंबर 1958 तक थे। यानी वह 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक अपने इस पद पर काम करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त। अब देखिए, मान लिया कि पुरुष मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ, लेकिन सबसे पहली बार महिला कौन सी थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी? तो वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वी.एम. रमा देवी, और ये कार्यवाहक थी। तो रमा देवी कार्यवाहक थी, कार्यवाहक एक्टिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन थी तो मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके पहले मुख्य चुनाव
आयुक्त पद पर महिला नहीं थे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर पहली बार महिला के रूप में श्रीमती वी.एम. रमा देवी ही आई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो श्रीमती वी.एम. रमा देवी थी। तो भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त श्रीमती वी.एम. रमा देवी थी, जो कार्यवाहक के रूप में थी। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर साहेबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। अब मान लिया हिंदू या सिख आदि बनते रहे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर कोई मुस्लिम सबसे पहले कौन आया, तो देखिए भारत की प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर साहेबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर साहेबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। आज मैंने इस अजब गजब की क्लास में निर्वाचन से जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा। अगली क्लास में मैं आपसे पुनः मिलता हूं एक और नए विषय के साथ, जो आपके परीक्षा के लिए औषधि का काम करेगा। आज की क्लास में समाप्त करता हूं। धन्यवाद।